हाय दोस्तों, मैं हूं तेजभान उपाध्याय और आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेस। इससे पहले हम बता चुके हैं भू परिष्करण के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में, और आज उसी भू परिष्करण में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज प्राइमरी, ये प्राइमरी जो प्राथमिक भू परिष्करण हमने बताया कि भूमि में बीज बोने से पहले और बीज बोने के बाद जितनी प्रक्रियाएं बीज बोने से पहले की जाती है वो प्राथमिक भू परिष्करण है। जितनी प्रक्रियाएं बीज बोने के बाद की जाती है, प्रक्रिया क्या है? निराई गुड़ाई जुताई, यही सब। तो आज हम प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य, आप बीज बोने से पहले आप ये सब क्यों करते हैं, तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहला पॉइंट आपका जो हेडिंग है वो होगा मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाना। यदि आपकी मिट्टी बलुई है, दोमट है, चिकनी है, ह्यूमस है, अगर कणों की बात ना करें, सामान्य मिट्टी की बात करें, तो आपकी मिट्टी जलोढ़ है, काली है, लाल है, लैटेराइट है, और सब मिट्टियों में जो रंध्रावकाश होता है वो उनके कणों पर निर्भर होता है। इसलिए कोई मिट्टी बहुत ही सघन होती है, कोई विरल माध्यम लेती है। बलुई मिट्टी की अलग विशेषता होती है, दोमट की अलग होती है, चिकनी की अलग होती है। तो मृदा में जल धारण क्षमता, निराई गुड़ाई जुताई, मान लीजिए आप निराई गुड़ाई जुताई कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बीच बीच में खेत जब आप छोड़ देते हैं तो खेत देखे होंगे फट जाता है, जिसे हम रंध्रावकाश कहते हैं। उसमें पानी नीचे चला जाता है, लीचिंग हो जाता है, जिसे हिंदी में निच्छालन कहते हैं। तो जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी भुरभुरा होकर एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है और आप सिंचाई करते हैं तो जल आपका वहाँ काफ़ी देर तक ठहरता है। नेक्स्ट, दूसरी बात जब हम करते हैं, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। वायु संचार बढ़ाने के लिए आपको निराई गुड़ाई जुताई करना है, क्योंकि मृदा के कण में जहाँ आपका जड़ और जड़ का प्रसार जहाँ तक है वहाँ तक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 1% से 2, यानी 1 से 2 तक। तो 2% तक ऑक्सीजन मिलते रहे, इसीलिए हम लोगों को निराई गुड़ाई जुताई इत्यादि करना पड़ता है। तीसरी पॉइंट है मृदा कटाव को रोकना। मिट्टी कटने ना पाए उसको आप मेड़बंदी करते हैं और निराई गुड़ाई जो भी आप करते हैं, मिट्टी को देख रेख पाटा लगा देते हैं कि बारिश हो जाए तो बहने ना पाए। तो ये प्रक्रिया तीसरी हुई। और चौथा जो होता है कि खरपतवारों को नष्ट करना। अगर आप खेत में बीज बोते हैं तो खरपतवार ना हो, कभी कभार आप गर्मी की जुताई बार बार देते हैं कि खरपतवार नष्ट हो जाएं, सूख जाएं, और अगर तत्काल आप जुताई करते हैं तो भी मोथा वगैरह कुछ खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ों की जो गांठें होती हैं वो अगर कट पिट जाए और ऊपर आ जाए तो धूप लगने से सूख सकती हैं। तो खरपतवार नष्ट करने के लिए भी आप प्राथमिक भू परिष्करण अपनाते हैं। पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। बहुत सारे कीट होते हैं जिनके लार्वा मिट्टी में पड़े रह जाते हैं, और जब आप जुताई करते हैं तो लार्वा टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ जो बाहर रह गए उनको कुछ चिड़ियाँ आके खा गई, तो इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं फसल के अवशेष के साथ मिट्टी में चिपक कर रह जाते हैं, जब आप जुताई करते हैं तो वो रोग भी नष्ट हो जाते हैं। और अगला है मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। जैविक पदार्थ, मान लीजिए आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, बहुत सारी खादें डाल रहे हैं, तो सबसे पहले खेत में आप बिखेर देते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं, क्योंकि जुताई करने के बाद सारे जो है जितने भी जैविक पदार्थ हों वो आपकी मिट्टी में मिल जाएं। तो इस प्रकार से ये हुआ प्राथमिक भू परिष्करण। तो बात करते हैं द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य। अभी तो आपने प्राथमिक भू परिष्करण देखा, और एक वैज्ञानिक थे लिविंग, तो उन्होंने ये कहा था कि रंध्रावकाश ये बहुत ज़रूरी है, यानी निराई गुड़ाई के द्वारा आप जो भी पौधा तैयार कर सकते हैं उन पौधों के जड़ों में वायु का संचार बढ़ना बहुत आवश्यक है। दूसरी प्रक्रिया जो द्वितीयक भू परिष्करण में है, इसमें आपको खाद उर्वरक को मिट्टी में मिलाना।
जब तक आप खाद उर्वरक, मान लीजिए आप जैविक खाद डाल रहे हैं तो आप जुताई से पहले प्राथमिक में पहुंच गए, लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र प्राथमिक में भी आप कर सकते हैं, द्वितीयक में भी कर सकते हैं। आप यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, सारी प्रक्रियाएं जो है बीज बोने के बाद भी आप किया जा सकता है, कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है खरपतवारों को एकत्रित करना। कभी कभार आप देखते हैं कि बीज बोने के बाद भी ऊपर बहुत सारे खरपतवार आ गए, तो उनको भी आप किसी न किसी माध्यम से इकट्ठा करते हैं, वैसे हाथ से उठा सकते हैं, या आपने मशीनरी कोई भी यंत्र है उससे आप समाप्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खरपतवार समाप्त कर पाएँ। कुछ दवाइयाँ भी आती है कि बीज बोने के बाद और अंकुरण से पहले कोई भी सीड जर्मिनेशन ना करने पाए, उससे पहले बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप मिट्टी में स्प्रे कर दीजिए तो वो कोई भी नया खरपतवार जर्मिनेट नहीं करता है। तीसरा है आंशिक समतलीकरण। समतलीकरण ये बहुत मेन चीज़ है। आप द्वितीयक भू परिष्करण क्यों करते हैं? आप पाटा लगाते हैं, जुताई करते हैं, तो पाटा क्यों लगाते हैं? पाटा लगाना ढेलों को तोड़ना होता है, नमी को सुरक्षित रखना होता है, या कहीं पर थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है तो उसको दुरुस्त कर देना, यह आंशिक समतलीकरण होता है। चौथा फिर वही ढेले तोड़ने के लिए भी आप प्रयोग करते हैं पाटा को। और पांचवा जो है टिल्थ तैयार करना। ये टिल्थ जो है कोई भी पौधा अपने आप में डेवलप करे, पौधे का ग्रोथ हो, तो भौतिक विधियों से आप उसको टेम्परेचर हो गया मेंटेन आप कैसे रख सकते हैं, नमी कैसे रख सकते हैं, जुताई गुड़ाई कैसे करें, किस प्रकार से सेफ रखें कि हमारा बीज नीचे से अंकुरित होकर ऊपर आ जाए, ये आपको टिल्थ तैयार करने की बात बताई जाती है। इसमें आपको ये सबसे आसान टॉपिक ये भू परिष्करण का था। इसके बाद जो टॉपिक आपको मिलेंगे इससे भी ज़्यादा जटिल मिलेंगे। इसमें अगर आपको इस हेडिंग के अंतर्गत थोड़ा बहुत पता है तो आप अपने मन से भी इसका व्याख्यान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ टिलेज। भू परिष्करण से अभी तक तो आपने लाभ देखा, फायदा देखा, क्या हुआ, जो कुछ हुआ आपको बताया गया। हानि भी हो सकती है। क्या हानि हो सकती है? पहली बिंदु पर हम ध्यान देते हैं सॉयल इरोजन, मृदा का क्षरण। मृदा क्षरण कैसे होता है? आपके जुताई गुड़ाई से। आप बार बार जुताई गुड़ाई अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अनलिमिटेड, हो सकता है हवा की गति बहुत ज़्यादा हो और धूल के कण अपने साथ ले जाए, मिट्टी आपकी चली जाएगी। बहुत ज़्यादा जुताई कर रहे हैं, मिट्टी में नमी भी नहीं है, बारिश अचानक ज़ोर से हुई तो मिट्टी का कटाव जो है बहना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कंपैक्ट ऑफ सॉयल सरफेस। कंपैक्ट ऑफ यानी जो है मिट्टी के सतह पर, यानी ये सघनता, ये बहुत सघन हो जाना। मिट्टी की ऊपरी परत बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी तो भी आपके खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। कठोर क्यों हो सकती है? क्योंकि आप ट्रैक्टर, मान लीजिए पहले बैल थे, अब तो बैल नहीं है, आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर अगर बार बार किसी खेत में जुताई करता है तो उससे मिट्टी की ऊपरी परत दब सकती है, जिससे रंध्रावकाश समाप्त हो जाएगा और आपका ना सीड जर्मिनेशन होगा, ना कोई भी प्लांट ग्रोथ हो सकता है। तीसरी बात है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सॉयल। मृदा में या मृदा पर जो है जैविक प्रभाव क्या पड़ता है? आप देसी खाद यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, नाडेप की खाद, जो भी आप जीवाश्म वाले खाद आप डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुताई कर रहे हैं, वो मिट्टी के ऊपर आ गई। तो मिट्टी के ऊपर आने के बाद ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, जिससे इनका ह्रास हो जाता है, और उसी ऑक्सीकरण की वजह से आपके फसलों को उस तत्व का जो ज़रूरत है, जिसके लिए आपने खाद का प्रयोग किया है, वो आपके पौधे को नहीं मिल पाता। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सॉइल हो जाता है। अब बात करते हैं, ये थी भू परिष्करण। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से मुलाकात करेंगे, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। अगर आप BSc के स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद करना ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे देश भारत के किसान हैं तो
किसान हैं तो भी आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम फसलों की बात करेंगे तो एक एक टॉपिक पर आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।